गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट चैप्टर नंबर 21 का जो फॉर्मेट था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का परफॉर्मा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट नेचर के जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट नेचर की जो भी हमारी इनकम है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट नेचर की इनकम। बात आती है कि इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैरी करेंगे, जो आपने कैलकुलेट किया है कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखा होगा यहाँ पे 2 P&L और ब्रैकेट में लिखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इससे अगर कैरी करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो कौन से अकाउंट से इस प्रॉफिट को आप लेके आ रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी अमाउंट आपकी वो यहां पे रिकॉर्ड करोगे। सिमिलरली अगर क्या हुआ लॉस तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 ट्रेडिंग अकाउंट और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ग्रॉस लॉस। अब अगर बात करें इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस की तो जितने भी खर्चे हमारे रिलेटेड हैं किससे, ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सेलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसी कोई इनकम जो हमें हुई है कहां से, अगर कोई इनकम हमें हुई है अदर देन बिजनेस तो उस इनकम को भी हम लोग क्या दिखाएंगे, P&L के अंदर क्रेडिट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो कौन सी है, डेबिट साइड, और ये कौन सी है, क्रेडिट साइड। अब एक्सपेंसेस की अगर 1 बाय 1 एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट की बात करूं, जो हम लोग यहाँ पे लिस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, इलस्ट्रेटिव मींस उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे बात की थी वेजेस एंड सैलरी की, तो वेजेस को हमने कंसीडर कहां किया था, वेजेस को हमने कंसीडर किया था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और वेजेस एंड सैलरी तो भी कहां लिखा, ट्रेडिंग में। बट अगर वही हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी एंड वेजेस, तो कहां पे आएगा, P&L। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 सैलरीज अगर गिवन है तो सैलरी भी यहां पे आएगा, और अगर सैलरी एंड वेजेस गिवन है तो वो भी कहां आएगा, P&L अकाउंट के डेबिट के अंदर आएगा। ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस की बात करें, रेंट। अब रेंट अगर फैक्ट्री का है तो कहां आ गया, P&L के अंदर, सॉरी अगर रेंट किसका है, फैक्ट्री का, तो कहां आएगा, ट्रेडिंग के अंदर। वही अगर रेंट आपका किस चीज का है, ऑफिस का, तो रेंट लिखा है या फिर ऑफिस रेंट लिखा है तो वो आपका कहां पे कवर हो जाएगा, वो आपका कवर हो जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। ऐसे ही हमने एक और बात की थी, हमने डिस्कस किया था कैरीज ऑन परचेज। वैसे ही एक दूसरी टर्म थी आपकी कैरीज ऑन सेल्स। अगर कैरीज ऑन सेल्स होगी तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, कैरीज ऑन सेल्स को हम लोग शो करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे इलस्ट्रेटिव लिस्ट के अंदर। अगर हम लोग बात करें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या रेंट के साथ कई बार रेंट रेट्स एंड टैक्सेस गिवन रहते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अदर एक्सपेंसेस हैं जिनकी अगर हम लोग बात करें, आपके पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस हो गया, या फिर
डेप्रीशिएशन किसी ऑफिस इक्विपमेंट पे आपने चार्ज किया है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, जैसे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, जो हमने पढ़े थे कहाँ पे, डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर के अंदर, जिनको हमने कैलकुलेट करना सीखा था। या फिर कुछ कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल्स करने के बाद होते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जो सेल करने के बाद होगा, वो भी आपका कवर हो जाएगा। आपके बुक के अंदर देखो फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है कुछ अदर एक्सपेंसेस के नेम, जैसे टेलीफोन चार्जेस। अब टेलीफोन चार्जेस के जैसे ही क्या हो सकता है, जैसे टेलीफोन चार्जेस दिया हुआ है वैसे ही हो सकता है वहां पे वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो फिर क्या होंगे, यहां पे कवर हो जाएंगे, टेलीफोन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एडवोकेट वगैरह से आपने कोई कंसल्टेंसी ली या कोई लीगल मैटर के लिए आपने फीस का पेमेंट किया तो क्या हो सकता है, लीगल चार्जेस। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाते हो तो जो एक सीए है जो ऑडिट कर रहा है उसके लिए वो जो फीस लेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट फीस। अगर ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो क्या आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कन्वेंस एक्सपेंसेस। इसी तरीके से एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपकी है ट्रेड एक्सपेंस। अब ट्रेड एक्सपेंस को देख करके कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ट्रेड वर्ड आ गया तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। याद रखने वाली बात है, ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे कवर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से जनरल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो रिलेटेड टू क्या होते हैं, सेल्स, जो सेल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कब होगा, अगर आपने गुड्स को बेचा है ऑन कैश और क्रेडिट, क्रेडिट पे, कैश पे बेचा तो पैसा आपके पास आ ही गया, बैड डेब्ट्स हो ही नहीं सकता। बैड डेब्ट्स कब हो सकता है, अगर हमने गुड्स को बेचा है ऑन क्रेडिट, तो यहां पे क्या आएगा, टू बैड डेब्ट्स। इसी तरीके से अगर आपने गुड्स को सेल किया और आपने जिस पार्टी को गुड्स सेल किया उसको ये बोल दिया कि आपके यहां तक गुड्स की डिलीवरी हम देंगे, अगर गुड्स की डिलीवरी आप देने वाले हो तो उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कैरीज ऑन सेल्स। तो कैरीज ऑन सेल्स जो आपकी है वो भी क्या होगी, वो एक एक्सपेंस हो गया आपका सेल्स से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर कोई सेलर आपने अपॉइंट कर रखा है उसको पे करते हो कमीशन, तो अगर कोई कमीशन का आपने पेमेंट किया तो कमीशन का पेमेंट भी यहां पे कवर हो जाएगा। या फिर ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट या पैकिंग के खर्चे, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सब कंसीडर हो जाएंगे किसके अंदर, इनकम भी तो हो सकता है। कमीशन इनकम तब होगा जब हमें कमीशन का बैलेंस जो है वो क्रेडिट दिया हुआ है या फिर हमें लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, इन दैट केस हम लोग उसको इनकम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कमीशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर देखो डिस्काउंट, रिपेयर्स। अब रिपेयर्स के अंदर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिपेयर्स है वो किस टाइप की है। एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू, जिसके अंदर ये था कि अगर किसी प्रोडक्ट की रिपेयर करवाने से उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है या फिर उस असेट्स की लाइफ इंक्रीज होती है तो उस एक्सपेंस को हम लोग उस असेट्स की वैल्यू के अंदर जोड़ते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। वही अगर हमने उस असेट्स को नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंस किए हैं जिससे उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही या फिर जो लाइफ है वो इफेक्टिव लाइफ जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो उस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। असेट्स को आपने जितने टाइम यूज किया उसकी वैल्यू में जो कमी आई उसके लिए क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। अगर कोई इंटरेस्ट का चार्ज, आपने कोई पैसा उधार ले रखा है उस पर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ तो आप वो भी यहां दिखाओगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है तो इट मीन्स वो हमारी क्या है, इनकम, तो फिर हम लोग यहां दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसे ही अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने कोई जगह आपके पास थी, कोई असेट्स जो किराए पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, और अगर रेंट की इनकम हुई तो यहां पे दिखा देंगे बाय रेंट रिसीव्ड। इसी तरीके से कोई कमीशन आपको रिसीव हुआ तो बाय
कमीशन रिसीव्ड। जो भी इनकम है उन इनकम को हम लोग बाय देयर नेम इधर दिखाएंगे। ठीक है, रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट का मतलब हो गया किराएदार, या केवल रेंट और उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा। कमीशन आ गया। कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और उस कंपनी ने डिविडेंड दिया तो हमें डिविडेंड रिसीव होगा तो हम लोग लिखेंगे बाय डिविडेंड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स। अगर कंपनी ने डिविडेंड का पेमेंट किया, अभी +1 के अंदर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग है, वहां पे कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट आपका वो आएगा +2 के सिलेबस के अंदर। तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया, वो टॉपिक यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो क्या करते, पे किया तो एक्सपेंस है उसको हम लोग डेबिट कर देते, लेकिन P&L में करते या उसके बाद करते वो चीज हम लोग सीखेंगे +2 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कोई एसेट्स बेची, कोई एसेट्स अगर बेची तो आपको कोई प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड एक्सपेंस के साथ लिखना है। याद करो हम लोग जब असेट्स अकाउंट बना रहे थे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां हम लोग लिखते थे सबसे पहले टू बैंक, अगर असेट्स हमने परचेज की है तो। उसके बाद असेट्स पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जितनी वैल्यू पे हमने असेट्स को बेचा उसके लिए लिखते थे बाय बैंक। अब उसके बाद आप चेक करते थे कि डेबिट साइड का जो टोटल है मान लो वो 1 लाख रुपीज है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना रहा आपका 20,000 डेप्रिसिएशन सपोज दैट, और बैंक में आए 70,000। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस था इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, बाय P&L लिखते थे ना, बाय P&L, और उसके साथ लिखते थे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो अब ये जो लॉस आपने वहां लिखा था उसको ट्रांसफर करना है। ये अकाउंट कौन सा था, असेट्स का अकाउंट। अब इस लॉस को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें असेट्स अकाउंट में प्रॉफिट हो जाता, मान लो असेट्स को आपने बेच दिया 90,000 में और डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है 20,000, तो असेट्स थी कितने की 1 लाख की और आपने चार्ज कितने का रखे हैं 1,10,000। 10,000 एक्सेस आपने चार्ज कर रखे हैं, इट मींस क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम लोग यहां लिखते थे टू P&L। इस केस में प्रॉफिट हुआ तो ये कहां जाना चाहिए, P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अगर किसी असेट्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ तो वो कहां आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर, और अगर लॉस हुआ तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड के अंदर। इतना सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और कोई एक्सपेंस जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में कवर नहीं हुआ, आपको लगता है वो ऑपरेटिंग नेचर का है और रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, तो फिर वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। आपने कुछ और नेम सुने होंगे जैसे ड्राइंग्स। अब क्या ड्राइंग्स एक्सपेंस होती है, नहीं, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होती। ड्राइंग्स क्या होता है, प्रोप्राइटर ने कुछ पैसा बिजनेस से निकाला तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस की लायबिलिटीज के अंदर रिडक्शन है भी। अगर प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया इट मींस वो क्या है, एक बिजनेस की लायबिलिटीज है जो मालिक को पे करनी है बिजनेस के द्वारा। अब अगर मालिक ने कुछ पैसा वहां से निकाल लिया इट मींस वो लायबिलिटीज क्या हो गई, अब कम हो गई। तो लायबिलिटीज अगर कम हुई तो वो यहां पे आने वाली नहीं है, इसलिए हमने यहां पे ड्राइंग्स को मेंशन नहीं किया। ठीक है, अगर आपने गुड्स चैरिटी वगैरह में दिए तो वो भी यहां पे कवर हो जाएंगे या नहीं होंगे। देखो चैरिटी में गुड्स देने के लिए हम लोग एंट्री करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज की वैल्यू को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कम कर देंगे। दूसरा चैरिटी, अब चैरिटी अकाउंट को क्या करना पड़ता है, एट द एंड ऑफ ईयर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L के अंदर, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू चैरिटी, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू चैरिटी अकाउंट। इसी तरीके से गुड्स आपका अगर लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कोई चोरी करके ले गया या जल गया, तो वो सारे भी आपके यहां पे कवर हो जाएंगे, टू लॉस बाय थेफ्ट, टू गुड्स स्टोलन, या अगर जल गया तो टू लॉस बाय फायर, वो सारी चीजें यहां पे कवर होती है। ये सब चीजें लिखने के बाद जब जितने एक्सपेंसेस दिए थे वो सारे आपने मेंशन कर दिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के अंदर, तो एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, एट लास्ट हम लोग टोटल करेंगे
डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड का। ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल हो गया, इधर हो गया डेबिट साइड का टोटल। अब ये मान लो कि जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल आ रहा है आपका 20 लाख रुपीस। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20 लाख रुपीस और जो डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है आपका 18,50,000। मैं मेंशन कर देता हूं 18,50,000 कौन सी साइड का टोटल है, डेबिट का, और 20 लाख कौन सी का है, क्रेडिट का। तो अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, इट मींस इस साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो टोटल इक्वल करने के लिए हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 2। अब ये है क्या, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां दिखाएंगे अगर बात करूं तो ये नेट प्रॉफिट आपका जाकर के ऐड हो जाएगा कैपिटल के अंदर। क्यों, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किसने कर रखा है, मालिक ने, ओनर ने। तो जो भी पैसा कमाया वो किसको मिलना चाहिए, ओनर को मिलना चाहिए। और ओनर का अकाउंट बिजनेस में किस नेम से है, कैपिटल के। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट है वो हम लोग ऐड किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के साथ ही हम लोग ब्रैकेट में यहां पे मेंशन क्या कर देंगे, क्या निकल के आया ये, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी इसका अगर हम लोग रिवर्स कर दें, जो टोटल है डेबिट का वो है 20 लाख और क्रेडिट का 18,50,000, इट मींस ये टोटल ज्यादा है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है हमारा, नेट लॉस। ठीक है, तो यहां हम लोग मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड के अंदर। अगर लॉस आया तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में, और अगर प्रॉफिट आया तो लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट का परफॉर्मा, जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग बैलेंस शीट के परफॉर्मा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन में कई बार गिवन रहेगा कि हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग समझना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि हमने हमारे बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो ऐसा कोई प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस से नहीं है, अदर देन बिजनेस हमें कोई इनकम हुई है और उसको हमने इंक्लूड कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो उसके इफेक्ट को हमें हटाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हमने कोई ऐसा एक्सपेंस दिखा रखा है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है बट उसको हमने P&L के अंदर दिखा रखा है, तो उसके इफेक्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो आपने P&L अकाउंट से कैलकुलेट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट में जो आया उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट में अगर मैं एडजस्टमेंट कर दूं, किस चीज का एडजस्टमेंट कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। अभी जब P&L अकाउंट बनाया तो क्रेडिट साइड में जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी वो सारी हमने दिखाई। तो इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में ये सारी इनकम जुड़ी हुई है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन इनकम के इफेक्ट्स को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन सब इनकम को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आपने देखा, या कोई रेंट की इनकम हो गई, या डिविडेंड रिसीव्ड हो गया आपका ऑन शेयर्स, या ऐसी कोई इनकम जो आपको हुई है बिजनेस से नहीं, अदर देन बिजनेस किसी एडिशनल एक्टिविटी के करने के कारण। तो अगर उनके इफेक्ट को नेट प्रॉफिट से हटा दिया जाए और इसके अंदर जोड़ दिया जाए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं हैं बट फिर भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या कर रखे हैं, डेबिट कर रखे हैं, तो अगर उनके इफेक्ट को यहां से हटा दिया जाए, हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उन एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर देंगे नेट प्रॉफिट के अंदर। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, जो प्रॉफिट निकल के आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर गिवन है, देखो
फॉर्मेट के आगे जो आपका क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले टॉपिक के बाद, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज। उसके बाद रेंट रिसीव्ड। अब रेंट ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? रेंट हमें क्यों मिला होगा कि हमारी एडिशनल कोई प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी बिजनेस की नहीं है, उसका रेंट मुझे मिला है, तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है जो आपने नेट प्रॉफिट के अंदर क्या कर रखी है? इंक्लूड कर रखी है। अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से हटाना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड कितना है? 10,000 रुपीज। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। अब मशीन को खरीदना बेचना आपका रूटीन नेचर के बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो उससे आपको जो इनकम हुई वो भी कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस प्रॉफिट के अंदर जुड़ी हुई है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? यहां से हटाना पड़ेगा। कितना है? 15,000। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो आपकी है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो आपने लोन लिया हुआ है उस लोन पे क्या किया? इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ। जो लोन लिया हुआ है उस पे किस चीज का पेमेंट हुआ? इंटरेस्ट का। तो उस इंटरेस्ट के पेमेंट को हम लोग क्या मानेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वो जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे अब क्या करना पड़ेगा? यहां से हमने लेस किया हुआ है, वापस से ऐड कर दोगे। कितना है नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 20,000। ठीक है। उसके बाद डोनेशन। डोनेशन देना बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं होता। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डोनेशन जो है वो जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अगर वो जरूरी नहीं है तो फिर हम लोग उसे यहां से भी क्या करेंगे? वापस से ऐड कर देंगे 2,000 रुपीज। और जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 25,000 लेस करोगे तो 75 प्लस 22 97,000 क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अब बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर सिंपली आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि कौन कौन सी असेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो तो क्या होगा? आप बैलेंस शीट के लिए इजीली आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर पाओगे। अगर नेट लॉस यहां पे गिवन रहेगा तो सिंपल चीज आपकी वही रहेगी, नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिख दोगे? नेट लॉस। अब ऑपरेटिंग इनकम जो है वो इसके अंदर क्या हो रखी है? हमने नेट लॉस कहां दिखाते हैं? पीएनएल के अंदर। ये आपका पीएनएल अकाउंट है। अगर नेट लॉस आया तो आप यहां लिखोगे बाय नेट लॉस या बाय कैपिटल अकाउंट। और ये सारी इनकम जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या हो रखी है? आपने सेम साइड लिख रखी है, तो इसका इफेक्ट मतलब आपने ऐड कर रखी है। अब नेट इनकम क्या करोगे? जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो लेस हो जाएंगी और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मींस आपको ये देखना है केवल कि जो पीएनएल का फॉर्मेट है उसके अंदर उन आइटम्स को आपने कहां लिख रखा है और उसी के बेसिस पे आपको यहां पे एडजस्टमेंट करने होते हैं। ऐसे ही जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? यहां डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करता। यहां पे चलते हैं हमारे असेट्स और लायबिलिटीज। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आती है लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड के अंदर आती है असेट्स। अब आपकी बुक के अंदर दो अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं बैलेंस शीट बनाने के। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस और एक दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो वो वहां से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको कि आप एकदम रटोगे हार्ड एंड फास्ट कि हाँ इसी सीक्वेंस में मुझे लर्न करने हैं। आप सिंपली केवल इतना देखो कि ये असेट्स होती हैं, कैश, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज आपकी होगी। ऐसे ही मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, वो सब आपको असेट्स में दिखानी है। लायबिलिटीज की अगर बात करूं तो कोई शेयर्स की कैपिटल है, प्रोप्राइटर की कैपिटल है, कोई लोन वगैरह ले रखा है, या फिर जैसे आपकी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह है, वो सब क्या होगी? लायबिलिटीज हो गई। प्रीपेड अगर कुछ एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएंगे? असेट्स हो जाएगी। जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर, वही हमें रिवाइज करना होता है। तो आप लोग आज एक काम करोगे, अभी जैसे ये लेक्चर ओवर हुआ उसके बाद आपको लर्न करना है, फॉर्मेट देखना है पीएनएल अकाउंट का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको देखना है और जो चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन है वो फिनिश करने हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22, जिसके अंदर ये जो आपके तीनों फॉर्मेट हमने देखे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनके साथ हम लोग एडजस्टमेंट्स देखेंगे, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एक्रूड का, अनअर्न्ड का, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।